अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके देन, टुडे हमारा फर्स्ट लेक्चर हो रहा है और हम अपने फर्स्ट लेक्चर में बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। न्यूक्लियर फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, कि न्यूक्लियस किस किस्म का होता है। हमने आज तक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा तो बहुत है, न्यूक्लियस एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन आज तक हम इसकी डिटेल में नहीं गए कि न्यूक्लियस बेसिकली होता क्या है। मैं कुछ ओके, न्यूक्लियस के बारे में जानने से पहले हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि न्यूक्लियस होता कहाँ है। न्यूक्लियस अगर ये एटम है तो उसके सेंटर में एक छोटा सा अगर यहाँ पे डॉट डाल देना तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है कि एटम क्या चीज है और एटम को डिस्कवर किसने किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम के बारे में कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ये कोई छोटा सा पार्टिकल होता है। ओके, उसके बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन आता है कि एटम को डिस्कवर किसने किया। तो सबसे पहले जो बच्चा लोग एटम को डिस्कवर किया 1897 में जे थॉमसन ने। ओके, जे थॉमसन ने 1897 में एटम को डिस्कवर किया। उसने ये बोला, बेसिकली जे थॉमसन ने एटम को तो डिस्कवर कर लिया था, लेकिन बाद में जो उसने कहा था ना कि पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो वो थ्रू आउट द एटम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं, उसका ये कंसेप्ट रॉन्ग हो गया था। लेटर 1911 में रदरफोर्ड ने उसको क्या कर दिया था, रॉन्ग प्रूव कर दिया था कि ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन उसका बेसिकली हम थोड़ा सा जे थॉमसन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसने क्या कहा था। इसने कहा था ये लड़कों तो अगर आपके पास एटम है ना, ये एटम है, उसने न्यूक्लियस के बारे में बात नहीं की थी, उसने जस्ट एटम को डिस्कवर किया था। उसने कहा था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थ्रू आउट द एटम क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं। ठीक है ना, ये देखें पूरे एटम में पॉजिटिव चार्जेस पाए जाते हैं, और उसने कहा था कि इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ साथ यहाँ पे इनसे ज्यादा तो नहीं हो सकते, मगर इनसे बहुत कम मिकदार में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी पाए जाते हैं। ये उन्होंने लिख दिया, सॉरी, ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे शो कर रहा है। उसने एक बड़ी बेहतरीन सी एग्जांपल देते हैं कि अगर आप एक वाटरमेलन ले लेते हैं तो उसमें क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक रेड पार्ट खाने वाला और एक होते हैं उसके साथ सीड्स होते हैं। उसने तो कहा था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये वो रेड पार्ट हैं जिसको आप खाते हैं, और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं ये सीड्स होते हैं। ये भी पाए जाते हैं लेकिन बहुत एज कंपेयर टू रेड पार्ट बहुत थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। तो लेटर हम अभी आगे जाके देखते हैं कि इसको 1911 में रदरफोर्ड ने इसका ये जो कंसेप्ट था ना कि पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट एटम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं, इसको उसने रॉन्ग प्रूव किया था। और बेसिकली सॉरी, यहाँ पे 1897 में मैंने यहाँ पे रेज कर दिया है। 1897 में आपको याद रखना है कि एटम डिस्कवर किया गया था, इसको डिस्कवर करने वाला जे थॉमसन था। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि न्यूक्लियस क्या चीज है, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। सबसे पहले दो तो क्वेश्चन ये उठते हैं ना कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया। तो 1911 में रदरफोर्ड ने इसे डिस्कवर किया। 1911 में इसे रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने, अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि रदरफोर्ड ने इसे कैसे डिस्कवर किया, मीन क्या मेथड और मैकेनिज्म था इसके पीछे। तो उसने लिया था एक गोल्ड फॉइल लिया था और उसके ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी। लेट्स सपोज ये मेरे पास अगर गोल्ड फॉइल है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एक छोटा सा मैं ले लेता, अभी लेट्स सपोज मैं नहीं लेता, ठीक है ना। ये देखिए अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। अब ये जो है ये एक और ये इस तरीके से 180 की डिग्री से वापस पीछे आ जाता है। ये देखें ये थोड़ा सा यहाँ से सॉरी यहाँ से स्कैटर्स हो जाते हैं, थोड़ा सा बेंडिंग इनकी हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ी सी इनकी बेंडिंग हो जाती है। यहाँ से ये देखेंगे स्ट्रेटली पास कर रहे हैं। अब ये जो 180 की डिग्री से ये पीछे जो रेज आई है, इसके ऊपर रदरफोर्ड ने ये कहा कि यहाँ पे कोई डेंस पार्टिकल पाया जाता है
जिसके साथ जब इस रेस की हेड ऑन कोलिजन होती है तो ये 180 की डिग्री से वापस पीछे आ जाती है। यहाँ पे इसके साथ इस रे की हेड ऑन कोलिजन हुई इस डेंस पार्टिकल के साथ, तो 180 की डिग्री से पीछे आ गई। इससे ये बात शो हो रही है कि यहाँ पे कोई डेंस पार्टिकल है जिसके साथ हेड ऑन कोलिजन करने के बाद ये पीछे आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो रेस जो इसके विसिनिटीज में से गुजर रही हैं वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट भी हो जाती हैं, ठीक है ना। ये भी शो कर रहा है। अब ये डिफ्लेक्ट भी होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से डिफ्लेक्ट क्यों होती है। अब हमें मालूम है न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस उस वक्त अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन न्यूक्लियस की नेचर तो हुई थी ना। तो जो ही इस पॉजिटिव चार्ज से ये जो हीलियम की जो पॉजिटिव है करीब से गुजरे तो उन्होंने क्या कर दिया, आप उसको डिफ्लेक्ट इन्होंने रेस को कर दिया। ये बात समझ आ गई। उसके बाद बहुत सारी रेज ऐसी हैं जो विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो जाती हैं। अगर आप इसको 30 रेज भेज रहे हैं, उनमें से एक या दो 180 की डिग्री पे वापस पीछे आ रही हैं, 2 या 3 जो है उनमें से लेट्स सपोज 3 या 4 हम कह देते हैं, उनमें से मींस कटर्स हो रही हैं या डिफ्लेक्ट हम कह सकते हैं, वहां से थोड़ा बहुत हो रही है। जबकि जो रिमेनिंग 25 से 26 है वो स्ट्रेटली पास कर रही हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो ये चीज क्या शो करती है कि ये जो रेज हैं 25 से 26 ये विदाउट डिफ्लेक्शन पास कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि एटम का एक बहुत लार्ज एरिया है जिसमें कोई चीज भी नहीं पाई जाती। वो मीन क्या है, वो खाली है। ये देखें अभी अगर हम लें ये एटम है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये जो सारा एरिया है ये क्या है, खाली है, ठीक है ना। अब जे थॉमसन के साथ ये कैसे कंट्रास्ट करता है। जे थॉमसन ने तो कहा था कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थ्रू आउट द एटम डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, लेकिन इसने तो रदरफोर्ड ने तो कह दिया कि ये तो सारा एरिया ही एम्प्टी है। मीन रदरफोर्ड ने इसको मीन जे थॉमसन ने जो कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह दी थी उसको फर्दर मॉडिफाई कर दिया था। अब देखें एटम कब डिस्कवर हुआ, 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, और न्यूक्लियस कब डिस्कवर हुआ, 1911 में रदरफोर्ड ने इसे आके डिस्कवर किया था। ओके देन न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए न्यूक्लियस में, मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस बना दूँ, ठीक है, या तो मैं पूरे के पूरा एटम इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। प्रोटॉन के ऊपर आपको ये चले इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल्स होते हैं, ठीक है, मैंने इन डी लिख दिया न्यूट्रल्स। ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल्स क्यों है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल है एटम का, उसके बरक्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स कहते हैं। ओके, अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क्स, एक होता है डाउन क्वार्क्स। अब बेसिकली अप क्वार्क्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव 2/3 इंटू क्यू, जबकि डाउन क्वार्क्स पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव 1/3 इंटू क्यू, ठीक है ना। बात याद रखना, एफएससी तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ तक बहुत है कि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन जो बीएससी या हायर लेवल के एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं उनके लिए लाजमी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, ये क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क्स। अब हम प्रूव करेंगे कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि क्यों यार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है क्या, प्रोटॉन्स, अच्छा ये जो दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल सॉरी तो ये नहीं है, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना ये 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। अब इनकी लेकिन थोड़ी सी नेचर डिफरेंट है। प्रोटॉन में होते हैं 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स होता है, न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क्स हो जाता है और 1 अप क्वार्क्स हो जाता है। लेकिन मैं पहले प्रोटॉन के बारे में बात करता हूं। तो आप देखिए प्रोटॉन में मैंने कहा कितने अप क्वार्क्स होते हैं, मैं ये पी प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स होते हैं, एक क्या होता है
डाउनवर्ड्स होता है। अच्छा मैंने रेस कर दिया। ये अपवर्ड्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? 2/3 जबकि डाउनवर्ड्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -1/3 अब देखिए प्रोटॉन के बारे में हम बात करते हैं तो प्रोटॉन बनता है 2 अपवर्ड्स और एक डाउनवर्ड्स से। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2/3 2/3 इंटू 2/3 4/3 प्लस 1 डाउनवर्ड्स आ गया, सॉरी, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और 1/3 इंटू क्यू हो जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास आता है 3 हैविटीज आ जाएगा और 3q माइनस क्यू आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4q आ रहा है, 4q आ रहा है, 4q माइनस क्यू 3q/3 आ रहा है। 3 से कैंसिल। अब हमें मालूम हुआ कि ये +1 चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर। प्रूव कर दिया हमने कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ही +1 होता है। इसी तरीके से हम न्यूट्रॉन्स का प्रूव कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल क्यों होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं होता। अभी हम उसे भी प्रूव करने वाले हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता। अब देखें तो मैंने अभी बताया कि न्यूट्रॉन बनता है एक अपवर्ड्स और 2 डाउनवर्ड्स से मिलकर बनता है। एक अपवर्ड्स का चार्ज कितना है? 2/3 इंटू क्यू है और देखें प्लस 2 डाउनवर्ड्स का चार्ज -1/3 और -1/3 कितना बन जाता है? -2/3। एलसीएम वगैरह लेके आप चेक कर लीजिए। 2/3q माइनस 2/3q क्या बचेगा? 0। प्रूव हो गया कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या होता है? बेसिकली न्यूट्रल होता है। आज तक हम पढ़ते रहे हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। आज हमने प्रूव भी कर दिया कि हाँ प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, मीन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा यहाँ तक बात आई होप क्लियर होगी कि कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल है और कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस बेसिकली क्या चीज़ है? न्यूक्लियस जो है टेरेस्ट्रियल एटम है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज द स्मॉलेस्ट और डेंसर पार्टिकल that occupies a smaller volume of the atom. ओके, ये होगी न्यूक्लियस की डेफिनेशन। अब न्यूक्लियस की डेफिनेशन आप न्यूक्लियस को इस तरीके से समझ सकते हैं, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम को आप कंसीडर कर लें, उसके साथ आप एक सुई जो होती है उसको कंसीडर कर लें। जो सुई की नोक होती है ना, वो आप न्यूक्लियस होगा आपका, और जो सारा आपका रूम है वो आपका क्या होगा? एटम होगा। यानी कि न्यूक्लियस इस कदर छोटा है, आप जिस रूम में बैठे हुए उस रूम के मुकाबले में कंसीडर करें कि जो सुई की नोक होती है वो होती है न्यूक्लियस, और जो पूरे का पूरा आपका रूम है वो क्या है? आपका एटम है। ये बात आई होप क्लियर हो चुकी होगी आपको कि न्यूक्लियस बेसिकली क्या है। ओके, अब देखें न्यूक्लियस के ऊपर हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी हम शो करते हैं क्यों न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब ये देखें, इन्हें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? हम इन्हें न्यूक्लियंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ? मैं इन्हें न्यूक्लियंस भी बोल सकता हूँ। ओके, न्यूक्लियंस। ऑलराइट, मैंने इन्हें अब क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस। अब ये बात आती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन जब मैं एटॉमिक मास की बात करता हूँ मैं सिर्फ मास ऑफ न्यूक्लियंस लेता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लेता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक राइज होता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं लेता? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कदर छोटा होता है, इसका कोई हिसाब नहीं होता, जिस वजह से हम इसको क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं, और एटॉमिक मास को हम खाली मास ऑफ न्यूक्लियस ही कंसीडर करते हैं। आई होप ये भी आपकी कंफ्यूजन क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि क्यों हम सिर्फ मास ऑफ न्यूक्लियस को एटॉमिक मास लेते हैं, हम क्यों इस इलेक्ट्रॉन को साथ इसके कंसीडर नहीं करते। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आप देखें तो हम अब डिस्कवरी ऑफ एटम हो चुकी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो चुकी। अब साइज एंड रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ में फाइंड करने वाला न्यूक्लियस, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी। लेट्स सपोज
मैं इसे रेज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह बड़ी कम है। इस वजह से सबसे पहले मैं साइज के बारे में बात करता हूँ। आपने देख लिया न्यूक्लियस का साइज कैसा होता है। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल टाइप होता है, ठीक है ना। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक्सेप्ट शेप नहीं बना सकता, लेकिन न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल टाइप होता है। मीन इसका साइज कैसा हो, सॉरी साइज ना शेप, यहाँ पे शेप आता है, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट्स में क्या आता है, शेप आता है। न्यूक्लियस की शेप कैसी होगी, न्यूक्लियस की शेप आपने याद रखनी है हमेशा कैसी होगी, स्फेरिकल होगी, ठीक है। न्यूक्लियस की शेप कौन सी होगी, स्फेरिकल होगी। नहीं ये 100% स्फेरिकल नहीं होती, लेकिन 90% से मोर इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल ही। ओके, पहला हमने शेप, दूसरा रेडियस। रेडियस अब हमें प्रूव करना है। अब रेडियस मैंने किसका प्रूव करना है, न्यूक्लियस का प्रूव करना है। ये न्यूक्लियस का मेरे पास आ गया रेडियस। न्यूक्लियस का रेडियस प्रूव करने से पहले ये देखें, यहां से यहां तक ही तो रेडियस होता है। मेरे पास पहले वॉल्यूम तो हो ना, इतना वॉल्यूम है, ठीक है। अब स्फीयर का आपको वॉल्यूम पता होता है, क्या होता है, v = 4/3 पाई r क्यूब। ये तो कांस्टेंट है, इसको तो याद आपको पहले से होगा कि v = 4/3 पाई r क्यूब होता है। बेसिकली स्फेरिकल किसी भी शेयर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी किसी भी स्फेरिकल शेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब देखें तो ये कंप्लीट क्या है, ये बेसिकली वॉल्यूम है ना। ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम किस चीज से इक्वल है, न्यूक्लियस में तो खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो मैं इनको क्या लिखता हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं मास नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन अभी मैं ये देखिए आप मास नंबर, ठीक है, मास नंबर को मैं शो करता हूँ ए से, वो जो चार्ज नंबर होता है मैं उसे शो करता हूँ Z से। अब मास नंबर यानी कि न्यूक्लियस का मास किन दो चीजों पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, उसको मैंने ए से शो कर दिया। चार्ज बेसिकली चार्ज एंड न्यूक्लियस, चार्ज एंड न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मीन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बना देते हैं। अब लेकिन मैंने वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर दिया, जितने इधर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है, तो सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ने इसका वॉल्यूम ऑक्युपाइज किया हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ न्यूक्लियस, भी आप लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं मास नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ मास नंबर, लिख रहा हूँ मास नंबर। ओके, वॉल्यूम का हमें मालूम है क्या हो चुका है हमारे पास, 4/3 पाई r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, आपने बताया a से करते हैं। अब ये देखें 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, मैं इसको इस साइड पे लिखूं या इस साइड पे लिखूं, इससे इस प्रोपोर्शनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इसको अगर यहाँ से हटा भी दूं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों तो प्रोपोर्शनल ही रहेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a आ जाएगा। अब ये देखें मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने वाला हूँ और मेरे पास आ जाएगा r0। अब ये r0 क्या चीज है, ठीक है, ये r0 क्या चीज है, इस r0 को हम कहते हैं न्यूक्लियर कांस्टेंट, ठीक है, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, r0 इज इक्वल टू 1.2 fm, fm स्टैंड्स फॉर फर्मी, ओके। और ये क्या है, r0 अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियर क्या है, कांस्टेंट है। अब इस फर्मी के बारे में आज तक हमने नहीं सुना, ये क्या चीज है, इस फर्मी की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 रेज़ की पावर -15। मीन ये r0 तो हो गया कांस्टेंट, a हो गया मास नंबर, r हो गया क्या, रेडियस हो गया। और अब आपने एक चीज करनी है कि और यहाँ पे क्यूब है, मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, r0 a की पावर 1/3। अब इस r0 तो मैं नहीं ले सकता पावर क्यूब, क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, फिक्स है।
अगर आपको यहाँ से बात नहीं समझ आ रही तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि क्यू में इसकी वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहा, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। मैं अगर इन दोनों साइड पे मैं लेट्स सपोज इस क्यूब को मैं खत्म करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा a की पावर 1/3। अब आप लिख दीजिए r इज इक्वल टू प्रोपोर्शन को खत्म करें, r नॉट a की पावर क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ये होता है बेसिकली रेडियस, ठीक है ना। r नॉट की वैल्यू पुट करें, मास नंबर पुट करें, आपके पास आ जाएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस तो प्रूव हो गया, r नॉट कांस्टेंट है, इसको हम रेडियस कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.2 fm और 1 fm किसके इक्वल होता है 10 रेज़ की पावर -15 के। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास एटॉमिक मास बड़ी अच्छी है, और हमें मालूम है कि एटॉमिक मास जो है किसके इक्वल होता है मास ऑफ न्यूक्लियस। और एक और बात मैंने आपको बताई है, एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो हमेशा AMU में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में मेजर हम उसको कभी भी नहीं कर सकते। सो मास ऑफ न्यूक्लियस को हम डिनोट करते हैं A के साथ, ठीक है। और हमें इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा AMU लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी और चीज़ का हम मेजर कर रहे होते हैं मैथ, तो हम लिखते हैं लेट्स सपोज मैस ऑफ हम सिलेंडर मेजर कर रहे होते हैं तो मैस इनटू किलोग्राम जो हमें मास गिवन होता है। लेकिन एटॉमिक मास का हम मेजर नहीं करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, तो हमें फिर क्या लिखना पड़ेगा A यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके साथ हमारे पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम अभी हमने कैलकुलेट किया 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो r क्यूब की जगह हमने एक वैल्यू फाइंड की थी r नॉट इंटू a 1/3 इंटू 3। ये क्यूब क्यों आया क्योंकि r क्यूब था और ये सारी की सारी r की वैल्यू आ गई। ओके दिन वो ऊपर आ गया हमारे पास एटॉमिक मास और नीचे आ गया कि 4/3 पाई, तो हमारे पास कहाँ पहले से हर चीज़ आएगा। ये देखें अभी हमने ये सारा बताया कि r के ऊपर ये आ जाएगा r नॉट क्यूब के इक्वल। जब हम a के ऊपर क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा a हावी आ जाएगा। ओके, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर मीन हमारे पास बचा खाली AMU, ये बचा हमारे पास AMU डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r नॉट का। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो कांस्टेंट ना हो। ऊपर हमें AMU इसका यूनिट दिया गया है जिसमें हमें इसे मेजर करना है 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r नॉट कांस्टेंट। अभी हमने r नॉट की वैल्यू मेजर की है जो आई है हमारे पास 1.2 फर्मी आई थी। ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे आप 1/2 फर्मी पुट कर देंगे। हमारे पास डेंसिटी इसकी जो बनती है ना, डेंसिटी हमारे पास बनती है 2 × 10 रेज़ की पावर आई थिंक 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपको कंफ्यूज हो रही होगी कि हमने ऊपर AMU में जैसे लिखा है, यहाँ पे हमने इसे किलोग्राम में लिखा है। अब देखिए डेंसिटी होती तो वैसे किलोग्राम में है ना, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट की मास को हम किसको डिनोट करते हैं AMU के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ पे AMU की वैल्यू हमने पुट की। AMU की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए क्या होती है। 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसकी 1 AMU की वैल्यू, वो हमने यहाँ पे पुट की। देखिए हमारे पास एक छोटे से न्यूक्लियस की डेंसिटी किस कदर बड़ी आ गई 2 × 10⁻70, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें आपके पास पॉजिटिव 17 आया है। अच्छा, डेंसिटी का तो हमारे पास क्लियर हो गया। सबसे पहले आज हमने पढ़ा समथिंग रिलेटेड टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है। उसके बाद हमने उसका शेप पढ़ा कि किस किस्म में न्यूक्लियस होता है। उसके बाद हमने रेडियस कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने डेंसिटी कैलकुलेट की। एक जो आज की लास्ट जो बात है बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है और मोस्टली स्टूडेंट्स के जहन में आती है कि मैं अगर ये न्यूक्लियस है ना मेरे पास, ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन
ये तो पॉजिटिव चार्ज है। हम तो कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देते हैं, ये क्यों नहीं, न्यूक्लियस को नहीं ब्रेक डाउन होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये न्यूक्लियस को नहीं ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज के कुछ भी रिपेल करे और ये तक न्यूक्लियस एकदम एक ही लम्हे में ये सारा लॉस कर दे, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा। तो 1970 में पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने एक न्यूक्लियर फोर्सेस का कंसेप्ट दिया था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वो इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बाउंड करके रखती है। अब यहाँ पे इसकी रेंज कितनी होगी, क्या ये सारे मीन अगर हम इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो न्यूक्लियर फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियर फोर्सेस तो इससे बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स सभी हम न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिकली बोलते हैं। इनकी रेंज होती है 10⁻⁻50। अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया 10⁻⁻15 से, तो ये जो फोर्स है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमें मालूम है न्यूक्लियर फोर्स अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी, कूलम फोर्स एग्जिस्ट करेगी। कूलम फोर्स यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अनलाइक चार्ज, क्योंकि कूलम फोर्स तो होती ही चार्जेस में है, तो यहाँ पे दो सेम चार्जेस हैं, तो कूलम फोर्स इनको क्या कर देगी, रिपेल कर देगी और न्यूक्लियस का हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट मीन मैक्सिमम न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के डिस्टेंस बहुत थोड़ा होता है, 10⁻⁻15 से भी शायद कम हो। लेकिन ये रेंज आपने हमेशा याद रखनी है कि न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻15 होती है। इससे अगर आपकी यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है दो न्यूक्लियस के दरमियान, तो फिर ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमने इसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें भी की और हमने न्यूक्लियस के ऑलमोस्ट जो कुछ भी न्यूक्लियस में था हमने उसको आज स्टडी कर लिया है। तो हम अपना लेक्चर आज यहाँ पे इख्तिताम इसका करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक न्यू टॉपिक के साथ न्यूक्लियर फिजिक्स में से कोई टॉपिक भी, इसके बाद न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बाद हम लेंगे हाफ लाइफ, मीन लाइफ, न्यूक्लियर फिजिक्स से सारे टॉपिक हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम तमाम जो फिजिक्स के आप लोगों के आप लोग जो भी कमेंट्स करेंगे कि ये चैप्टर नहीं आता, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो भी थर्मोडायनामिक्स, जो कोई भी होगा हम उसे डिस्कस करेंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।